अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों, अचीवर्स वेब की ओर से इस वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर एक संडे की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर हाजिर हैं आज के वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बस आप अपने कीमती समय से 20 मिनट हमें दीजिए और इस वीक का पूरे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का आनंद उठाइए। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पर आएंगे। ओके, उसके पहले यदि आप लोग सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन को। आप लोग अच्छा से मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाइए। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस शहर में कोविड बैरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। रिसेंटली इन विच सिटी ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड कोविड वॉरियर मेमोरियल। कोविड वॉरियर मेमोरियल इसका मतलब क्या कि जितने भी कोरोना के वॉरियर शहीद हुए, शहीद ही बोल सकते हो आप लोग, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान किए, तो उनके लिए एक मेमोरियल बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। और किस शहर में? तो उसकी राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन में एक दिख रहा है राउरकेला। क्या दिख रहा है? राउरकेला। तो जी हाँ, राउरकेला में क्या होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था कि राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको ये बातें भी पता होगी कि लगातार दूसरी बार जो ओडिशा में वर्ल्ड कप होने वाले हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वाला भी यही दो शहरों में होगा। कौन कौन? राउरकेला और भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और ऑप्शन से बालासोर एक है, तो बालासोर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे मिसाइल का प्रक्षेपण होता है, चेकिंग होता है, वो सब बालासोर स्थित द्वीप से होता है। ठीक है, कहाँ से? ओडिशा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सारे बातों को। तब तक हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसने फीडिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। हु डिटेक्टेड ए ह्यूज ऑप्टिकल ग्लो इन ए फेडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो भारतीय खगोलविदों द्वारा ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया गया है। मतलब कि जो हमारा ब्लैक होल है उसमें एक चमकता हुआ चीज़ का पता लगाया गया है। किसके द्वारा? भारतीय खगोलविदों के द्वारा। देखिए सारे विश्व, पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं किसकी खोज करने में? ब्रह्मांड की खोज करने में। ठीक है, आकाशगंगा में घूमते रहते हैं, कभी क्षुद्र ग्रह कभी ग्रह, कुछ कुछ खोजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आशा है कि हमारे जैसा, पृथ्वी के जैसा ही हमें और कोई ग्रह मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे खनिज होंगे, हो सके तो लाइफ भी होगा। तो देखिए वहाँ तो कोई सीमा है नहीं, जिसे पहले मिल जाएगा वो उसका हो जाएगा। इसलिए सारे देश लगे रहते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो इसी कड़ी में हमारे भारतीय खगोलविदों ने भी ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। एक बात और आपको पता होगा, ब्लैक होल की बात हो रही है तो ब्लैक होल में ही कुछ खोज करने के लिए 2020 का फिजिक्स का नोबेल भी मिला था। किन्हें? पेनरोज को, रोजर पेनरोज उनका नाम था। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान देते चलिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुनी गई है। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो मैरियो ड्रैगी इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। ठीक है, अब देखिए इटली के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इटली यूरोप का एक देश है। इटली में कोरोना वायरस के कारण ढेर सारी मौतें भी हुई है ना, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। और सिसिली, क्या? सिसिली आइलैंड के बारे में आपसे पूछता है कि सिसिली आइलैंड का संबंध किस देश से है, तो वो इटली से है। ओके, और हाँ एक बात को और आप ध्यान रखिएगा, इटली को भारत के समकक्ष माना जाता है। ठीक, इटली को भारत के समकक्ष माना जाता है भौगोलिक स्थिति से। और इटली में जो पो नदी है उसको इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि ध्यान न रहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने इटली के बारे में जाना और इटली के प्रधानमंत्री के बारे में जाना जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है मैरियो ड्रैगी। ओके, नेक्स्ट वन पर हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। रिसेंटली इंडियन नेशनल वुमेंस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। कब राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, पहला कमेंट, कि अभी जनवरी के महीने में मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो कब मनाया गया था? ये थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए। कुछ आप लोग भी हाथ पे चला लिया कीजिए। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं अब अगले प्रश्न को। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI टिक कर लीजिएगा आप लोग। तो अजय माथुर को अभी हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख के रूप में चुना गया है। ये जो अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो आपको पता ही होगी, मोदी जी के शासनकाल में। मोदी जी जब आए थे तो ये सोच कर आए थे कि भाई हमें सौर का काम करना है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करना है, हमें ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है, अनवीकरणीय क्षेत्र में। ओके, तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर अपने यहाँ ही है, मतलब गुरुग्राम में है। ओके, ध्यान रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में अजय माथुर को इसके प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग लिखते चलिए या जैसे भी याद रखिए। ओके, अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न एक बुक से संबंधित है। बुक का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। काफ़ी हिलेरियस बुक है। पूछ रहा है कि इस पुस्तक किसकी रचना है, मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है मेघना पंत। बस आप एक बार ध्यान से पुस्तक का नाम फिर से समझ लीजिए, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मेघना पंत इस पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। देखिए, 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच तो काफ़ी प्लेयर्स ने खेला है, काफ़ी टीम ने खेला है, लेकिन 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान बनी है। किसमें? T20 में। ओके, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से सीरीज चल रहा था और सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया। ओके, और पहली दफ़ा पूरे विश्व में 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली टीम बन गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है आपके लिए। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा मोटर्स का नया MD एंड CEO मार्क लिस्टोनसेला को नियुक्त किया गया है। किन्हें? मार्क लिस्टोनसेला को। ओके, देखिए एक और ऑप्शन आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और उस ऑप्शन का नाम है थियरी डेल पोर्टो। क्या नाम है? थियरी डेल पोर्टो। ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई इंडियन कंपनी का CEO बना है विदेशी, और किसका? तो विप्रो का। अजीम प्रेमजी के बाद विप्रो के CEO कौन बने हैं? तो थियरी डेल पोर्टो। और ये KBC में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग पिछले सीजन को देख सकते हो, जो सीजन अभी हाल ही में खत्म हुआ है, ठीक है। और हाँ, टाटा के नाम से एक और बात याद आई कि जो देश में संसद भवन बन रहा है उसको बनाने का काम भी टाटा के पास ही है, टाटा मोटर्स को नहीं, टाटा कंपनी के पास। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लें। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने इस वर्ष किस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण शुरू किया है। तो अस्त्र मिसाइल का। किसका? अस्त्र मिसाइल का। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ देता है प्रश्न में कि अस्त्र जो है कैसे मार करता है। तो एयर टू एयर। ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, राम जी चलाया करते थे तीर, तो वो अस्त्र ही था। अस्त्र शस्त्र में अंतर होता है, ठीक है। शस्त्र जो फेंक कर मारते हैं, अस्त्र जो हाथ से चलाते हैं, ये हुआ अस्त्र और शस्त्र। आपके पास अस्त्र है, तो अस्त्र जो मारते थे राम जी तीर, वो क्या जमीन से मारते थे? नहीं, हवा से ही हवा में काम होता था। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि अस्त्र मिसाइल कैसे काम करता है, एयर टू एयर। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हाँ, एक प्रश्न इससे बनता है, स्टैटिक का ही प्रश्न आप समझ लीजिए क्योंकि पुराना हो गया है। पूछता है कि सबसे पहला सरफेस टू सरफेस मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल कौन है। तो वो पृथ्वी है। सरफेस पृथ्वी, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, तो पृथ्वी है। ओके, ध्यान रखिएगा, अस्त्र और पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने समझा। अब अगले प्रश्न को आप लोग समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके नए वकील के रूप में किन्हें चुना गया है। तो करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए अभियोजक के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। ओके, बस इतनी बातों को ही आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सेना को समर्पित स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन MK 1A टैंक का निर्माण किसने किया है। तो सेना को समर्पित स्वदेशी रूप से निर्मित, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब इंडिजीनियसली है, हम लोग अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, ठीक है। एक बार किसी से एक सामान मंगवा लिए, उसको खोल कर देख लेते क्या क्या लगाया है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग अलग से बना लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न है कि सेना को समर्पित एक टैंक अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है, किसके द्वारा? टैंक का नाम है अर्जुन MK 1A टैंक। तो यह जो टैंक है DRDO द्वारा बनाया गया है। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट टैंक्स होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट मिसाइल्स होगी, या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट व्हीकल वगैरह होंगे, वो सब DRDO विकसित करता है। हो सकता है आपको कभी कभी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से ये सारी चीज़ें मिल जाए। जैसे तेजस, जो हल्के लड़ाकू विमान है, आप लोगों ने पिछले महीने के
न्यूज में पढ़ा होगा कि 86 लड़ाकू विमान जो हल्के हैं तेजस है उनको खरीदने की योजना बना रहा है सरकार। किससे? तो एचएएल से। तो दो ऑप्शन ही होगा, जो भी इंपॉर्टेंट व्हीकल होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टैंक होगा, उसका निर्माण जब भी करेगा तो कौन करेगा? डीआरडीओ। ओके, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी बिल्ट? क्योंकि आप लोगों को पता है डॉल्फिन सोंस जिसे आप लोग बोलते हैं वो गंगा नदी में पाया जाता है। तो गंगा से संबंधित एक ऑप्शन आपके पास है पटना, बिहार का जो पटना इलाका है, भागलपुर का इलाका, ये सब में डॉल्फिन आपको मिल जाएगा। तो बिहार के पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। अब जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। ओके, और भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी, डॉल्फिन के लिए ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाया गया है? तो भागलपुर में, और उसका नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा भागलपुर और पटना के बीच। भागलपुर में डॉल्फिन से संबंधित सेंचुरी है और पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, जल्द में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ई कैंटोनमेंट पोर्टल ऑन 16 फरवरी 2021? तो देखिए, छावनी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये डिफेंस रिलेटेड है, और डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने ही ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। और ऑप्शन में तो कुछ है ऐसा नहीं, हाँ चलिए नहीं, इसको छोड़ते हैं। बिपिन रावत अभी कौन है? सीडीएस है। रामनाथ कोविंद अभी हमारे राष्ट्रपति हैं। बाकी ये सारी बातें तो आपको पता ही होगी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? दो नाम है, एक मुस्कान है, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। एक नाम है आर्या राजेंद्रन। क्या? आर्या राजेंद्रन, वो केरल में सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। ओके, और एक तीसरा नाम है, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो नाम क्या है कि एक दिन की सीएम कौन बनी है? उत्तराखंड में वो कौन सी लड़की है जो एक दिन की सीएम बनी है? तो यदि आपको पता हो तो बता दो आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न को आपको कई बार कराया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो रश्मि सामंत जो है ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़कर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उन्होंने अपने टीम का नाम चेंज किया इस सोच से कि भाई हमारा लक भी चेंज हो जाए। अब देखिए क्या होता है, 1-2 महीने में आपको पता चल ही जाएगा। तो पंजाब किंग्स से नाम से उन्होंने बदलाव किया है अपने नाम में। पहले इनका नाम किंग्स 11 पंजाब था, अब इनका नाम पंजाब किंग्स हो गया है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ऑक्शन से संबंधित में न्यूज आपके पूछा जाएगा, क्योंकि एक न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे आने वाले प्रश्नों में दिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि इनमें में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 में जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हमारे नोवाक जोकोविच। ये 8 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के चैंपियन रह चुके हैं। ओके, और अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चल भी रहा है। आज ही न्यूज आया, महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत भी गई है। कौन जीती है? नाओमी ओसाका। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे आपको ये प्रश्न फिर से 2-3 बार कराया जाएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगले प्रश्न को अब देखते चलिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया गया है? तो यूपी में अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया गया है। और अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है कि आप लोग जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में कंपटीशन की तैयारी करवाया जाए। ओके, यही अभ्युदय योजना है, चाहे वो नीट की हो, चाहे आईआईटी की हो, या फिर कंपटीशन यूपीएससी एसएससी कुछ का भी हो। आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। यही है उत्तर प्रदेश की अभ्युदय योजना। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो इस योजना का नाम है माँ योजना। ओके, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आपको बहुत सारे न्यूज मिलेंगे पश्चिम बंगाल से संबंधित, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे ही फालतू का। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और जो फालतू का होगा बस उसे एक कान से सुनकर निकाल दीजिएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना का नाम है माँ योजना। ओके, यह जो है दोपहर 1 से 3 बजे के बीच संचालित होगा। बस इतनी सारी बातों को जानिए। एक निधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
तो उनका नाम था एम राम जोइस। इन्होंने बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों में राज्यपाल का कार्यभार संभाला था और इनका भी हाल फिलहाल में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 20वें एकेडमी पुरस्कारों में। एकेडमी मतलब ऑस्कर नहीं, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों मिला है? इन्होंने सब जगह अपना छाप छोड़ा है, या फिर वो सीरियल्स में हो, बहुएं वाले सब स्टार प्लस, कलर्स वगैरह वगैरह पर, या फिर वो OTT पर कंटेंट हो। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को अल्ट बालाजी भी लॉन्च की है इन्होंने, और इन्हें साल 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये डिजर्व करती थी, इन्हें मिला। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बीच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं, आपको डिटेल से बताया गया था काफ़ी बार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फाफ डु प्लेसिस, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने अभी टेस्ट से संन्यास ले लिया है। अभी हाल फिलहाल में इसी वर्ष इनका हाई स्कोर बना था टेस्ट में, 200 रन से 1 रन चूक गए थे, 199 पर आउट हो गए थे। तो इनका करियर ठीक ही चल रहा था, पता नहीं क्यों अब इनकी मर्जी, इन्होंने संन्यास ले लिया। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि फाफ डु प्लेसिस का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। अभी बाकी वनडे, T20, IPL सब कुछ खेलेंगे। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कांचो उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? सिंपल सा प्रश्न है कि कांचो उत्सव जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कांचो उत्सव जो है, क से कांचो और क से कश्मीर आप लोग रिलेट कीजिए। तो कांचो उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये काफ़ी प्राचीन उत्सव है। ओके, ये कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व जो है, यह त्यौहार जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। ओके, चलिए, ज़्यादा कुछ आपको बहुत बातें पता होगी इसके बारे में। हम डायरेक्टली अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर शॉर्ट में इसे NIC बोलते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा व्हाट्सएप के समकक्ष कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये डिजिटल है, सॉरी इंडिजीनियस है। डिजिटल तो है ही, इंडिजीनियस है, मतलब देश में बना है। तो इस ऐप का नाम है संदेश। आप लोग भी व्हाट्सएप की जगह पर इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत की पहचान है कि हम लोग धीरे धीरे अपना खुद का ऐप डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक सक्सेस हो पाता है। धीरे धीरे इसको भी पॉपुलैरिटी मिलेगी ही। चलिए, उम्मीद करिए यह बेहतर बना हो। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा आप लोग, के मेनन। ओके, और बाकी दादा साहब फाल्के के बारे में आपको पता ही होगा। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने दादा साहब फाल्के के बारे में बहुत सारी बातों को कमेंट करके जवाब भी दिया था। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए, हम लोग का मनोबल बना रहेगा। ओके, और यदि हम लोग कहीं गलत हैं, ढंग से नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइए कि सर आप लोग यहाँ गलत हो, यहाँ कमी है, तब हम लोग और इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 20 फरवरी को प्रत्येक दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी को। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, फरवरी में बहुत सारे दिवस हो गए। देखिए, आप लोग साल भर में बहुत सारे दिवस पढ़ते हैं, तो क्या सब दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? जी नहीं, कुछ की सीमा है कि इतने ही दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे महिलाओं से संबंधित कुछ दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपके लिए कुछ दिनों में ही पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों पर एक वीडियो लाया जाएगा। ओके, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिवस है, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपका लगभग काम चल जाएगा। और कुछ महिलाओं से संबंधित दिवस, इतना बहुत है। और बाकी कुछ पॉपुलर दिवस तो आप लोगों को पता ही होगा जी, है ना। तो चलिए प्रश्न को देख लीजिए कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्योंकि पर्यावरण के कारण ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिए, याद रहेगा, ज़्यादा इसको दिमाग पर बोझ लेने की ज़रूरत है नहीं। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे पहले ब्यूरो को इसी श्रेणी के तहत 2018 में पुरस्कार मिला था। मतलब एक साल छोड़कर एक साल लगातार पुरस्कार जीत रहा है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें बताने को। अगले प्रश्न की ओर हम लोगों को जाना है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताना है। अभी हाल फिलहाल में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई। तो अभी हाल फिलहाल में शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई। कौन? 391वीं। ओके, बाकी शिवाजी महाराज के बारे में मैं क्या बताऊं, सबको पता होगा। 19 फरवरी 2021 को शिवाजी भोसले, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जयंती मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में हुआ था। और शिवनेरी किले के बारे में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था, तो शिवनेरी किला में। ओके, इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मराठा राज्य की स्थापना की। और 6 जून 1974 को उन्हें छत्रपति मराठा के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स यहाँ दिए हुए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे प्लीज़ नोट डाउन कर ले। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग फॉरेन प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? देखिए, सिर्फ विदेशी खिलाड़ी नहीं, आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ही बन गए हैं। कौन? क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के। इसके पहले सबसे ज़्यादा आईपीएल इतिहास में 16 करोड़ में बिके थे। कौन? युवराज सिंह। 16 करोड़ 25 लाख में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं अब तक के आईपीएल के इतिहास में। इनसे अभी की यदि हम बात कर ले तो इनसे ज़्यादा सिर्फ एक ही खिलाड़ी को वेतन मिलेगा, उनका नाम है विराट कोहली को, 17 करोड़। बाकी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों का भी वेतन क्रिस मॉरिस से कम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए क्रिस मॉरिस किस देश के हैं, ये भी साउथ अफ्रीका के हैं। और इन्होंने किन के रिकॉर्ड को सरपास किया है? तो युवराज सिंह के। ओके, और इससे पहले सबसे महंगी विदेशी खरीद कौन थी? पैट कमिंस, जिसे आईपीएल 2020 में कोलकाता ने 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा। और हाँ, इन्हें किस टीम ने खरीदा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स की ओर गए हैं। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। किस संगठन ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है? देखिए, हर एक वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता रहता है, जिसे आप लोग COP के नाम से जानते होंगे, COP21, COP22। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2015 वाला जो पेरिस का जलवायु सम्मेलन हुआ था, है ना, जिसमें कुछ दिन पहले अमेरिका ने घोषणा भी की थी कि हम बाहर निकल गए, लेकिन बाइडन के आते ही फिर से अंदर आ गया। तो जो कॉप का जो सम्मेलन होते रहता है इस बार ग्लासगो में होगा। तो वहाँ पर विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाया गया है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। ओके, चलिए। हाँ, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी वर्ल्ड बैंक, इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास के बारे में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट क्या कि अभी हाल फिलहाल में इसमें नाइजर की पहली महिला ओकेंजो करके उनका कुछ नाम है, संभाला एक कार्यवाल प्रमुख के रूप में। ओके, तो ये तीनों का आप लोग कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर किस राजमार्ग पर स्थापित किया जा रहा है? रिसेंटली ऑन विच स्टेट वे इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑफ द कंट्री बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर देश का पहला वन्यजीव कॉरिडोर राजमार्ग स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देश का पहला राजमार्ग होगा जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर वन्यजीव संरक्षण होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि देश में पहली बार वन्यजीव संरक्षण का कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो भी राजमार्ग पर। एक और पुस्तक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में अशोका ए सूत्र नोबेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अशोक से संबंधित है, अशोका द ग्रेट से। ठीक है, तो इरविन एलन। कौन? इरविन एनएल। तो इरविन एलन द्वारा लिखा गया एक पुस्तक जिसका नाम है अशोका ए सूत्र। ओके, ये अशोका द ग्रेट का एक काल्पनिक संस्मरण है। ओके, चलिए अब अशोका की बात आ ही गई है तो कुछ बातों को हम लोग जानते ही चलते हैं कि अशोका के कलिंग युद्ध का चर्चा बहुत बार किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में है। ठीक है, और फिर बहुत सारे युद्ध के बारे में भी यदि आपको जानना है कि आपके परीक्षा के लिहाज से कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट है तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। ओके, आप लोग सर्च करोगे इंपॉर्टेंट बैटल्स और साथ में अचीवर्स वेब चैनल का नाम लिख दोगे तो आपको वीडियो ऊपर में ही मिल जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी ओर से
आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो आपको कुछ नहीं करना है, मन है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, मन है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी जैसे आपकी इच्छा। मिलता हूँ आपसे अगले वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में। ख्याल रखिएगा, जिधर भी जाइएगा मास्क का उपयोग जरूर कीजिएगा, एक डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।